देखिए, आपका एविडेंस में पिछले लेक्चर में करेक्टर बताया गया था भाई, और वहाँ से आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। और हल्का सा भी अगर कंसेप्ट दिखता है तो निश्चित तौर पे आपका करेक्टर या सील से क्वेश्चन गलत होकर ही आता है। लेकिन एक एक बार फिर मैं 2-4 मिनट दोहरा दे रहा हूँ, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए करेक्टर के बारे में। पहला आपका नियम ये है कि 52 से लेकर 55 तक में एविडेंस के किनका करेक्टर या सील बैठे हो सुसंगत बनाया गया है, तो आपका केवल और केवल पक्षकारों का, यानी कि विटनेस या गवाहों का नहीं। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पक्षकारों का, कि विटनेस या साक्षी या गवाहों का, कि दोनों का, कि इनमें से कोई नहीं। तो भाई गलत ना हो, किसका? केवल पक्षकार। अब पक्षकार कौन होते हैं? तो आपका पहला सिविल मामला देखा जाए तो वादी प्रतिवादी, और क्रिमिनल मामला देखा जाए तो आपका एक पक्षकार सामान्यतः राज्य, इधर बैठे हो इधर, एक पक्षकार सामान्यतः राज्य होता है और दूसरा पक्षकार होता है अभियुक्त। तो तीन लोगों का करेक्टर रिलेवेंट है, वादी, प्रतिवादी और अभियुक्त का, ये याद रखिए। अब इसमें आपका माने धाराएं भी तोड़ी गई थी कि 52 और 55 केवल और केवल सिविल मामलों में अप्लाई होगी, और 53 ए और 54 का नियम केवल क्रिमिनल में। दूसरा, फिर आपका बात ना करिए भाई, फिर आपका तीसरा आया, आपका क्वेश्चन तीसरा आता है कि गवाहों का सील कहाँ दिया गया है। तो इसके लिए 146 आप कवर करेंगे कि गवाहों के सील के बारे में प्रश्न आपका परीक्षा हो सकेगी 146। और परंतु में 3 बार संशोधन किया गया है, 2002 में, 2013 में और 2018 में। बिहार में पूछा भी गया था कि 2018 में एविडेंस की किस धारा में एमेंड किया गया है, तो वह 146 है और उसका प्रोविजो है, बताया जाएगा आगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बनता है करेक्टर से, कि क्या जो गवाह करेक्टर या सील का साक्ष्य देने आया है, क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकेगा कि नहीं। तो आपका सेक्शन एक याद रखना है 140, यानी कि 140, और ये मारना है कि प्रति परीक्षा ऐसे गवाह की हो सकेगी। तो सेक्शन अगर पूछे तो कौन मारना है? 140। फिर आपका गवाह के विश्वसनीयता पर आपका अटैक करिए, ऑब्जेक्शन करिए, आक्षेप किया जाता है, और वह आपका 155 है। ये भी हल्का सा कोरिलेट करना है। फिर आपका जो याद रखना है कि जनरल रूल क्या है, तो सामान्य नियम यह है कि सिविल मामलों में जो करेक्टर या सील होता है वह विसंगत होता है, इरेलेवेंट होता है, अर्थात साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। आपका पहला अपवाद धारा 52 में ही है और दूसरा धारा 55 में। दो अपवाद अगर पूछे सिविल का, तो पहला एक्सेप्शन आपका ये है कि अगर सील अन्यथा तथ्यों से प्रकट हो। अन्यथा तथ्यों का मतलब यहाँ फिर एक बार समझिए भाई, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट पेश किया गया और उस डॉक्यूमेंट में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो उसके करेक्टर पर प्रभाव डालती हैं, तो अलग से करेक्टर को पेश नहीं किया गया बल्कि लेटर को पेश किया गया, और उसी लेटर में उसका क्या छुपा था? सील। तो ये जो लेटर पेश किया गया है और इसी में उसका क्या दर्शाया जा रहा है? सील। तो ये सील आपका सुसंगत होगा, क्योंकि ये अन्यथा आपका तथ्यों से प्रकट हो रहा है। दूसरा
अपवाद आपका सेक्शन 55 में है, ये भी आपका पूछा जाता है। किसी पक्षकार का ऐसा कैरेक्टर जो नुकसानी उसे मिलनी चाहिए उस नुकसानी पर असर डालता हो या तो नुकसानी उस कैरेक्टर के कारण बढ़ जाती है या नुकसानी क्या हो जाती है, घट जाती है, तो ऐसा कैरेक्टर सिविल मामलों में क्या होगा, रेलेवेंट होगा। ये सिविल मामला निपट गया। अब क्रिमिनल मामलों में भी एकदम कंसेप्ट क्लियर है, इसीलिए बताया जा रहा है दोबारा कि लोग गलत करके आ जाते हैं ज़्यादा। पहले तो 53 देखेंगे, अभियुक्त क्या अपने अच्छे सील का साक्ष्य दे सकता है कि नहीं, गुड करेक्टर को एविडेंस में प्रस्तुत कर सकता है कि नहीं, सदैव प्रस्तुत कर सकता है। ये सेक्शन आपका 53 है, ये याद रखें। कौन सी धारा, 53। फिर आपका ये है कि अभियुक्त का बैड करेक्टर या बुरा सील को साक्ष्य में दिया जा सकता है कि नहीं, तो सामान्य नियम ये है कि अभियुक्त का बुरा सील विसंगत होता है, अर्थात साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन आपका लेकिन लगा तो आपका यही समस्या आएगी, उत्तर में होने के सिवाय अभियुक्त का बुरा सील विसंगत होता है। यही लाइन याद करके जाइए, उत्तर में होने के सिवाय अभियुक्त का बैड जो करेक्टर है आपका विसंगत होता है, इरेलेवेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः अभियुक्त के बुरे चरित्र को साक्ष्य में पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन कब किया जा सकता है, जब उत्तर देना है। तो उत्तर कब दिया जाएगा, तो जब अभियुक्त अपना अच्छा सील दिखाता हो। यानी कि कॉन्सेप्ट ये बनाना है कि जब अभियुक्त अपने गुड करेक्टर को साक्ष्य में प्रस्तुत करे तो उसका जवाब देने के लिए, उसका आंसर देने के लिए, उसका खंडन करने के लिए, उसका कंट्राडिक्शन करने के लिए 54 बताती है कि अभियुक्त के पूर्व चरित्र का साक्ष्य दिया जा सकता है। आपका यानी कि बैड करेक्टर को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं, प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन कब भाई, कब, तो जब अभियुक्त क्या दिखाए, अपना अच्छा साक्ष्य। ये याद रखें। लेकिन भी काफी पूछा जाता है, सतर्क रहना है। दो ऐसी कंडीशन धारा 54 में दी गई हैं जहाँ की भले अभियुक्त अपना गुड करेक्टर न दिखाए फिर भी अभियुक्त का बैड करेक्टर दिखाया जा सकता है, साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है, और वह जो दो अपवाद दिए गए हैं वह एक्सप्लेशन में दिए गए हैं, एक्सप्लेशन नंबर 1 में और एक्सप्लेशन नंबर 2 में। तो पहला एक्सप्लेशन भी याद रखना है, जहाँ की अभियुक्त का जो करेक्टर है वह फैक्ट इन इशू है या विवादक तथ्य है। तो अब आपको दिमाग यही लगाना है कि कब अभियुक्त का करेक्टर ही विवादक होता है, तो आपका जो डिफमेशन का मामला होता है, मानहानि के जो मामले होते हैं, उसमें शुद्ध रूप से करेक्टर या सील ही विवादक रहता है। अर्थात अभियुक्त कहता है कि इनका सील बुरा है और जो परिवाद किए रहता है वो कहता है कि हमारा सील अच्छा है और हमारे सील को इन्होंने क्या पहुंचाया है, नुकसान, ख्याति को। तो आपका जो सबसे अच्छा नियम इसमें मिलता है, सील जहां विवादक हो यानी कि सील को लेकर ही डिस्प्यूट हो, वो सबसे अच्छा उदाहरण कौन हो गया, डिफमेशन। और आपका 54 का सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन है, पूर्व दोष सिद्धि है, वह आपका भले अभियुक्त अपना अच्छा सील न दिखाए फिर भी आपका उत्तर के बिना भी अभियुक्त का प्रीवियस कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि यानी कि आपका प्रायर कन्विक्शन दिखाया जा सकता है साक्ष्य में।
तो पूर्व दोष सिद्धि एविडेंस में कई जगह भिन्न भिन्न आधारों पर सुसंगत बनाई गई हैं। आधार अलग अलग है, मैं फिर बता दूं। एक आपका धारा 14 का एक्सप्लेशन नंबर 2 जो बिहार एपीओ में भी आया था, किस रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है। तो आपका मन की अच्छी दशा की बुरी दशा, हाँ, बैड माइंड, मन की कैसी दशा। सेक्शन 40 में यानी कि 40 में प्रीवियस कन्विक्शन यानी कि पहले एक बार सजा पा चुका है, ये किस रूप में सुसंगत है। रेह जुडिकेटा या विश्वैक्सरी या प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी यानी कि प्रांग न्याय के रूप में। फिर पूर्व दोष सिद्धि 54 के एक्सप्लेशन नंबर 2 में आ जाएगी और यहाँ किस रूप में रेलेवेंट बनाई गई है। तो आपका अभियुक्त के बैड करेक्टर। और फिर आपका आ जाएगा 153 का अपवाद नंबर फर्स्ट में वह गवाह के लिए है कि अगर किसी गवाह से कोई क्वेश्चन पूछा गया, वह उत्तर दे दिया, तो उस उत्तर का कंट्राडिक्शन करना है, विरोध करना है, खंडन करना है। तो खंडन करने के लिए क्या उसके प्रीवियस कन्विक्शन को एविडेंस में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। एक उदाहरण पूछा जाता है, ये एक बार चोरी के लिए सजा पाया है, गवाह के रूप में न्यायालय में पेश हुआ है। वकील साहब पूछते हैं कि क्या तुम पहले कभी दोष सिद्ध हुए हो। और गवाह कहता है कि नहीं, मैं पहले कभी भी सजा नहीं पाया हूँ किसी अपराध में। तो तुरंत आपका वकील साहब उसके उत्तर का खंडन करने के लिए जो पहले सजा पाया था वह निर्णय तुरंत क्या करेंगे, पेश, कि ये झूठ बोल रहा है, इस गवाह पर विश्वास न किया जाए, क्योंकि एक बार ये देखिए ये निर्णय पहले क्या पा चुका है, सजा। तो उत्तर का क्या करने के लिए, खंडन। रट कर जाइएगा। यहाँ से दृष्टांत आगे बताया जाएगा। 153 से पूछा जाता है, लास्ट में आपका सील का मतलब क्या हुआ, ये भी पूछा जा चुका है। सील में दो बातें समाहित हैं, स्वभाव और ख्याति। याद करके जाइएगा। सील को कहाँ स्पष्ट किया गया है, तो सेक्शन 55 के स्पष्टीकरण में। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपका यूपी जे और एपीओ में बना है कि कैसी ख्याति और स्वभाव, आपका सामान्य यानी कि जनरल की स्पेसिफिक की दोनों। तो आपका स्पष्ट बेयरेक्ट लिखता है कि कैसी ख्याति और स्वभाव आपका रेलेवेंट होगा, तो जनरल होगा, सामान्य होगा, विशिष्ट नहीं। लेकिन हो सकता है टेक्निकल क्वेश्चन एक सेक्शन में पूछ ले कि किस धारा के तहत स्पेसिफिक आपका या विशिष्ट ख्याति और स्वभाव भी रेलेवेंट होते हैं, सुसंगत होते हैं। तो एक एक्सप्लेनेशन में अपवाद दिया गया है कि इसके सिवाय, तो कौन सी धारा है वही पॉइंट पकड़ना है, धारा 54। तो हो सकता है कि बिल्कुल नया क्वेश्चन बन जाए कि किस सेक्शन के तहत विशिष्ट या स्पेसिफिक ख्याति और स्वभाव भी आपका रेलेवेंट होते हैं। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 54 यानी कि 54। इसके बाद लास्ट में हमने एक लिस्ट बनाई थी लास्ट में कि कब सील सुसंगत और कब सील विसंगत। वह आपका क्वेश्चन भी नया मॉडल बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं भाई। फिर 53A से क्वेश्चन आजकल बन रहा है, मैंने लगातार ये 53A पूछा गया। पिछली बार यूपीजे में, एपीओ में, दोनों में आया था। ये भी आपका नया एंगल से पूछ सकता है। 53A कब जोड़ी गई, पहला क्वेश्चन 2013 में किस समिति की सिफारिश पर, जेएस वर्मा, जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर कब से लागू हुई, तो 3 फरवरी 2013 से। और अगला क्वेश्चन पूर्व लैंगिक अनुभव का
साक्ष्य विसंगत होगा कि सुसंगत होगा, यानी कि आपराधिक मामलों में, दुराचार के मामलों में क्या पीड़िता का पूर्व लैंगिक अनुभव सुसंगत बनाया गया है कि विसंगत बनाया गया है, यानी कि रेलेवेंट की इरेलेवेंट। इरेलेवेंट इसी के साथ आपका क्या पीड़िता अगर गवाह के रूप में कोर्ट में आती हैं तो क्या उसके पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं? नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए अलग धारा है, क्योंकि 52 से 55 केवल पक्षकारों का सील और गवाह का सील कौन सी धारा लगातार बताई जा रही है? 146 का परंतुक में जाएगा मामला। और आपका गवाह की विश्वसनीयता पर अटैक करना है, तो अब जो सील पर अटैक किया जाता था 155 के क्लाज 4 के तहत, तो वह क्लाज ही अब पूरी तरह क्या कर दिया गया है? निरसित, रिपील या हटा दिया गया। यानी कि इस दुराचार के मामलों के लिए था। तो इस प्रकार आपका करेक्टर का जो पॉइंट था फिर एक बार दोहरा गया, क्योंकि तमाम लोग आपका गलत करके ही आते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे भाई कंपटीशन के लिए। एक पॉइंट अगर डिगेगा तो मैं बता दूं निश्चित गलती होकर आएगी। अब आइए अध्याय आपका 3 चला जाए। 3 से आपका वैसे यूपी में तो आपका मेंस में कभी नहीं पूछा है, लेकिन बिहार में जरूर पूछा है। तो आइए देखा जाए, अध्याय 3 भाई शुरू किया जाए। देखिए जहाँ तक चैप्टर 3 की बात है, अध्याय 3 में उन तथ्यों का, उन बातों का या उन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि उस फैक्ट का उल्लेख किया गया है जिन्हें प्रूफ करना, यानी कि न्यायालय में साबित करना, सिद्ध करना या प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। यानी कि अब यहाँ से भी पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, और हर एक राज्य में लगभग ये क्वेश्चन बन चुका है। तो एकदम शुरुआती दौर से हम शुरुआत कर रहे हैं और एक एक करके आपका चलना है। देखिए भाई एकदम शुरुआती दौर से हम उठा रहे हैं। सामान्य नियम यह है, यानी कि जनरल रूल ये है, यानी कि इसको हम आपका बताए थे मामूली तौर पे। मामूली तौर पर मतलब सामान्यतः, जनरली। सामान्य नियम ये है कि न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व को, यानी कि न्यायालय किसी बात को तभी मानता है, तभी स्वीकार करता है, जबकि उस बात को, उस तथ्य को या उस घटना को या उस वाकया को कहिए, या तो ओरल एविडेंस द्वारा, यानी कि अभी आपका ओरल एविडेंस ही इसके बाद आएगा, यानी कि मुख से बोले गए शब्दों द्वारा, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा, यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा न्यायालय में प्रूफ किया गया हो, साबित किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य नियम यह है कि सभी तथ्यों को न्यायालय में, शॉर्टकट में कहा जाए तो, साबित किया जाना आवश्यक है। लेकिन लग गया तो जरूर समस्या है। लेकिन का मतलब ये हुआ कि 3 तथ्य ऐसे हैं, 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें कोर्ट में प्रूफ किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आखिर वो पहले तो 3 बातें निकालिएगा, सेक्शन वाइज निकालिएगा। तो पहला क्वेश्चन मॉडल ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस तथ्य को प्रमाणित या सिद्ध या साबित नहीं किया जाता या साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले तो 3 तथ्य हम निकाल रहे हैं और तीनों तथ्यों को आप रट कर जाइएगा, सेक्शन वाइज मैं बता रहा हूँ। पहला ये तथ्य है कि जिन बातों की न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेगा, न्यायिक अवेक्षा करेगा या न्यायिकतः सूचना प्राप्त करता, भी डिटेल में चलेगा।
तो पहला न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य हो गया जिनकी जुडिशियल नोटिस ली जाएगी। तो आपका कौन सा सेक्शन ये बताता है कि जिन तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करता है उनको प्रूफ किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब सेक्शन वाइज भी पकड़ते रहिए, कौन सा सेक्शन एविडेंस का? 56। दूसरा आपका जुडिशियल एडमिशन यानी कि न्यायिक स्वीकृतियां। तो जिन यानी कि जो न्यायिक स्वीकृतियां होती हैं उनको भी प्रूफ किए जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये स्पष्ट रूप से आपका कौन सी धारा बताएगी? 58। और तीसरा आपका प्रिजम्पशन या अनुमान या उपधारणाएं। भाई या तो अनुमान कहिए या कल्पना कहिए या उपधारणाएं कहिए। तो तीसरा क्या हो गई? उपधारणाएं। अब समस्या ये है कि प्रिजम्पशन एक सेक्शन में तो दिया नहीं गया है, तो इसके लिए आपका एक तो दस्तावेज के बारे में प्रिजम्पशन होगा 79 से लेकर 90A तक, इनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा प्रिजम्पशन चलेगा 107 से लेकर 114A तक, ये अन्य बातों के बारे में उपधारणा या अनुमान। यानी कि अब देखिए आपका मॉडल, देखिए भाई 4-5 मॉडल यहाँ बनता है और देखिए कैसे गलती आप करेंगे। लेकिन गलती को सुधारने का यही तरीका है कि किन किन बातों को साबित करना आवश्यक नहीं है उसको रट डालिए, और इसके बाहर जितनी भी बातें जाए उसको प्रूफ किया जाना क्या है? आवश्यक। एक ही लाइन में समझिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनता है। पहला मॉडल, कौन से तथ्य या कौन सी स्वीकृतियां आपका सबूत का वैभियर करती हैं, अभित्यजन करती हैं? अभित्यजन का मतलब ये हुआ कि सबूत मांगने से मना करती हैं या सबूत को छोड़ देती हैं, सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबूत का अभित्यजन कौन सा एडमिशन करता है, जुडिशियल की एक्स्ट्रा जुडिशियल? तो आपका जवाब रहेगा कि जो न्यायिक स्वीकृतियां होती हैं वह सबूत का अभित्यजन करती हैं, वैभियर करती हैं, यानी कि सबूत का अभित्याग करती हैं। अर्थात इसका मतलब कि जब पक्षकार किसी तथ्य को न्यायालय में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस तथ्य को अब साबित किया जाना या उस तथ्य के बारे में अब सबूत पेश किया जाना आवश्यक नहीं होता। क्यों? क्योंकि पक्षकारों ने कोर्ट में उस बात को क्या कर लिया है? स्वीकार। जैसे उदाहरण देखिए, ए ने बी पर दावा किया कि बी हमारा 5,000 रुपया उधार लिया है और बी कोर्ट में ये स्वीकार कर ले या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से कि हमने ए का 5,000 रुपया उधार लिया है। तो अब ये जो एडमिशन बी का है ये सबूत का अभित्यजन करेगा। यानी कि अब ए को इस बात को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि बी हमारा 5,000 रुपया लिया है, क्योंकि बी ने इस बात को कोर्ट के बाहर नहीं, कहाँ एक्सेप्ट कर लिया है? तो बताइए कौन सी स्वीकृतियां सबूत का अभित्यजन करती हैं, न्यायिक की गैर न्यायिक की दोनों? तो केवल और केवल कौन? न्यायिक। पहला क्वेश्चन जो गलत होता है। भारत में जो एडमिशन हो सकता है वह तथ्य के बारे में कि कानून या विधि के बारे में कि दोनों में, दोनों के बारे में कि इनमें से कोई नहीं। एडमिशन पढ़ाते समय पहले लेक्चर में बताया गया कि भारत में जो स्वीकृति होगी वह केवल तथ्य के बारे में मान्य है, विधि के बारे में नहीं। जबकि इंग्लैंड में
तथ्य और विधि यानी कि फैक्ट एंड लॉ दोनों के बारे में स्वीकृतियां क्या हैं, मान्य है। पहले बताया गया था भाई, थोड़ा रिवीजन भी करते रहिए। दूसरा आइए आपका, ये बताया जा चुका है आपका शुरुआती दौर में, आपका फिर एक बार बैक हुई है। अब इस पर मॉडल आइए, वो तो 58 पर अलग बताया गया। अब देखिए कैसे कैसे मॉडल बने हैं एक एक करके। ये तीन आपका याद रखिए। निम्नलिखित में से किस बात को साबित करना आवश्यक है। अब देखिए देगा आपका न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य साबित करना नहीं कोर्ट में। अब क्या होगा इसका हम बताएंगे, अभी थोड़ा धैर्य रखिए, 2-4 मिनट मॉडल हो जाए तब। आपका न्यायिक स्वीकृतियां साबित नहीं करनी है, उपधारणाएं साबित नहीं करनी है। अब क्या क्या ऑप्शन देगा गैर न्यायिक स्वीकृतियां, तो बताइए अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन दे दे, यानी कि जो स्वीकृति न्यायालय से कहाँ की जाती है बाहर, तो क्या गैर न्यायिक स्वीकृति हम लिखे हैं कि साबित करना आवश्यक नहीं है, तो इसे साबित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो वही लिस्ट याद रखते रहिए। एक हो गया गैर न्यायिक, फिर जो उत्तराखंड ने बनाया ये तीनों दिया रहेगा, और उसमें दे देगा सुसंगत तथ्य। तो जो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं, जो आपका कहाँ से कहाँ तक हैं, 6 से 55, इन्हें कोर्ट में साबित करना है कि नहीं साबित करना है। इसके बाद दे देगा विवादक तथ्य, यानी कि जिन मुद्दों पर क्या है डिस्प्यूट है, उन्हें साबित करना है कि नहीं साबित करना है। फिर दे देगा आपका, तो फिर याद रखिए आपका यही मॉडल ज़्यादातर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रूफ किया जाना आवश्यक नहीं है, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन देगा और वहीं खोजना है, याद रखिए। अब कभी काल दो दो का भाई उदाहरण देता है। देखिए आपका क्या देता है कि निम्नलिखित में से किसे साबित करना आवश्यक नहीं है। नहीं वाला ये वही खतरनाक होता है। निम्नलिखित में से किसे प्रूफ किया जाना आवश्यक नहीं है, तो तीन बातों को साबित करना आवश्यक नहीं है कोर्ट में। अब देखिए क्या क्या देगा आपका, गैर न्यायिक स्वीकृति साबित ही की जाएगी। इसके बाद दे देगा सुसंगत तथ्य, ये भी साबित करना है। फिर दे देगा न्यायिक स्वीकृतियां, तो न्यायिक स्वीकृतियां दे, तो नहीं दूसरा पॉइंट हमने यही तो लिखा है कि जो न्यायिक स्वीकृतियां होंगी वह सबूत का वित्यजन करेंगे, यानी कि इनको साबित करने की कोर्ट में आवश्यकता। और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब जो लोग इतना अंदर से नहीं पढ़े होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर एक बार ये तीनों पर कवर करिए। किसे प्रूफ किया जाना आवश्यक नहीं है, क्या इस जो तीन लिस्ट मैं बताया हूँ, क्या उसमें से कोई एक बात इसमें समाहित है कि नहीं समाहित है, और वह कौन समाहित है न्यायिक, तो इसे साबित करना आवश्यक नहीं है। सुसंगत आपका गैर न्यायिक स्वीकृति को साबित किया जाएगा, सुसंगत तथ्य को भी साबित किया जाएगा। इसी में एक दे देगा विवादक तथ्य, उसको भी साबित किया जाएगा। और लास्ट में क्या दे देता, लास्ट में इसी तीन में से आपका एक ऑप्शन देगा, या तो उपधारणाएं दे दे या न्यायिक स्वीकृतियां दे दे, न्यायिक स्वीकृतियां माने या दे दे या न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य। तो आइए अब शुरू किया जाए भाई। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई? किसी को समस्या तो बताए, बीच में बार बार कहा जा रहा है, आप एक बार बताइए दोबारा बताया जाएगा, कोई नाराजगी की बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ आए हैं पढ़ने, इसीलिए आए हैं कि भाई घर पर भी पढ़ सकते हैं आप अपने आप से। इसीलिए आए हैं कि सर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताएंगे जो कंपटीशन में हमें आगे बढ़ाएगी। नहीं तो घर पर भी तो लोग पढ़ सकते हैं, कौन बेयर एक्ट और किताब भाई। इसीलिए तो न समझ में आए तो एक बार इशारा करिए, 100 बार बताया जाएगा जब तक कि आपके दिमाग में न घुसे।
न आए तो भाई फोन से भी अगर शर्मा रहे हो तो इसमें क्या शर्माना, घर बार छोड़ कर आए हैं क्या शर्माने के लिए? आज शर्मा गए तो जिंदगी भर शर्माते रहेंगे। कभी इस सीनियर से पूछेंगे, उस सीनियर से, और लगेगा डांटने। कोई भरोसा नहीं है कि कब सीनियरों का मूड खराब हो जाए। एक दो लोग पूछे तो सीनियर डांट दिए कि भाई आपका डांट दिए, दो चार क्वेश्चन पूछ लिए जूनियरों से। तो भाई सीनियरों को चाहिए कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताए, न आए तो भाई आपका प्रेम से बता दे कि हम देख कर बताएंगे, जैसे हम बताते हैं। लेकिन कुछ सीनियर भले ना आए, घमंड में रहेंगे कि ये हमसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया। खुद तो आएगा नहीं तो दूसरों को क्या बताएंगे, समस्या ये है। तो भाई ना आए तो आप स्वीकार करिए कि अभी हम बताएंगे बाद में, अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ तो बहाना बना दीजिए। भाई कुछ तो बहाना बना सकते हैं कि आधे नहीं आ रहा है या दिमाग कहीं और है। आपका ये भी कह सकते हैं कि दिमाग क्या है, पीवीआर में है, अभी हम कैसे बता दें, थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो फिर बैक हो ये आपका। अब जुडिशियल नोटिस 10 मिनट का है, बस आपका लिस्ट वही रटना है। लेकिन समझा देखिए आपका भाई, अध्याय 3 अब शुरू किया जाए। आपका भूमिका ये रही। अध्याय 3 में आपका वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा की जाएगी आपका दिया गया है। तो सबसे पहले सेक्शन 56 देखिए। 56 एक घोषणात्मक सेक्शन है जो ये घोषणा करता है कि जिन तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेंगे उन्हें प्रूफ किया जाना, साबित किया जाना या सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि नहीं है। क्या बताया गया? आवश्यक नहीं है। तो बस एक लाइन। अब समस्या ये आई कि जुडिशियल नोटिस होती क्या है और जुडिशियल नोटिस किन तथ्यों की जाती है, यही समस्या है और इसी का समाधान करना है। जुडिशियल नोटिस शब्द कहीं परिभाषित नहीं है। तो जुडिशियल नोटिस या न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य या न्यायिक सूचना प्राप्त तथ्य, ये तथ्य सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि आपका सार्वभौमिक होते हैं। ये माना जाता है कि कुछ बातें न्यायालय के हृदय में निवास करती हैं, यानी कि कोर्ट के हार्ट में निवास करती हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बातों को न्यायालय स्वयं जानने के लिए बाध्य होता है, स्वयं मानने के लिए बाध्य होता है। यानी कि कुछ बातें न्यायालय को स्वयं जानने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप उसके लिए साक्ष्य या सबूत न पेश करिए, न्यायालय ये बात स्वयं जानता है। आप अपना मने प्लीडिंग में आप अपना फैक्ट बताइए, कानून इस विषय पर क्या है, न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है बात। यानी कि कुछ बातें इतना सुप्रसिद्ध होती हैं कि ये मान लिया गया है कानूनन कि न्यायालय इन बातों को स्वयं स्वीकार करने के लिए क्या है, बाउंड है। ये बातें कोर्ट के हृदय में निवास करती हैं और इनको साबित करना मतलब कि कोर्ट के हृदय को दुखित करना है, क्योंकि इन बातों को तो कोर्ट स्वीकार करके चलता है। यानी कि ये बातें ये मान कर चलता है कोर्ट कि हम क्या करते हैं जानते हैं। इन्हीं को जुडिशियल नोटिस कहा जाता है। अब जिन बातों को न्यायालय स्वयं स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं उनको प्रूफ किया जाना आवश्यक नहीं, ये सेक्शन 56 बताएगा। और किन बातों को न्यायालय स्वयं जानने के लिए बाध्य हैं इसकी लिस्ट दी गई है। तो आपका पूछा भी गया है कि किन किन तथ्यों की स्वीकृति न्यायालय नहीं, किन किन तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा या करते हैं भारत के न्यायालय, उनका वर्णन कहाँ किया गया है, लिस्ट कहाँ दी गई है।
तो जैसे ही लिस्ट पर आ जाए तो एक सेक्शन अब आगे बढ़ जाइए। कौन सा सेक्शन? 57। अगला क्वेश्चन 57 में फिर याद रखिए, कुल 13 ऐसी बातें बताई गई हैं। यानी कि फिर एक बार देखिए, तब दो तीन उदाहरण बताया जाए। सेक्शन 57 में 13 ऐसी बातें बताई गई हैं जिसका जुडिशियल नोटिस लेने के लिए, यानी कि जिसे न्यायालय स्वयं स्वीकार करने के लिए बाउंड है, यानी कि बाध्य हैं। इसमें कितने तथ्य हैं? 13। अब कंपटीशन के लिए नियम ये है कि भाई आपका 13 तथ्य रट्टा मार कर जाइए। आप चाहते हैं कि एविडेंस से एक भी आपका गलत न हो, तो इसका उपाय ये है कि आप 13 तथ्यों को क्या करिए? रट्टा मार कर जाइए। आपका फिर हम बता दें मॉडल, इन 13 तथ्यों में से आपका बिहार में प्री में अंदर से पूछ लिया, लेकिन यूपी में कभी भी अंदर से पूछा नहीं गया है। मैंने जो यूपी का मॉडल है वह कभी भी आपका, मैं बता दूं, आपका पूछा नहीं गया है 57 से अंदर से। ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन बना है, वो हम बताते हैं अभी कौन क्वेश्चन बना है। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में ये मेंस में भी क्वेश्चन बन चुका है कि उन तथ्यों का उल्लेख करिए जिनकी न्यायालय द्वारा न्यायिक अवेक्षा की जाएगी। तो ये 13 तथ्य क्या करना है? रट्टा मारना है। फिर आपका बिहार में प्री में भी बना कि निम्नलिखित में से किस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा नहीं करेंगे। तो नहीं वाला क्वेश्चन सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब तक कि 13 बातें याद न हो, 13 बातें, आप नहीं वाला क्वेश्चन नहीं पकड़ पाएंगे। अगर ये रहे निम्नलिखित में से किस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, 3 दिया रहे उपर्युक्त सभी, तो 99% चांस है कि उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही। लेकिन समस्या कब आएगी? जब दे दे कि किसकी न्यायिक अवेक्षा नहीं की जाएगी, और उसमें 4 ऑप्शन देगा, 3 की जाएगी और एक की क्या रहेगा? हल्का सा बाहर। तब उसके लिए जरूरी है कि 13 बातें क्या किया जाए? याद। तो भाई आपका घर पर 13 बातें पढ़नी है, आपका लिस्ट याद करनी है, रट्टा मारना है, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन यूपी में जो क्वेश्चन बना है वह हम जरूर बताएंगे। इसके बाद दो तीन उदाहरण बताया जाएगा। यूपी में पहला जो आपका पॉइंट है कि भारत में प्रवृत्त समस्त विधियों की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेंगे। अब समस्या ये आई, अंदर से थोड़ा यूपी में पूछा कि भारत में इनफोर्स आपका आल्ला, यानी कि समस्त विधियां, सभी विधियां। इसका मतलब भारत में जितने कानून लागू हैं, न्यायालय उन कानूनों को स्वयं जानने के लिए क्या है? बाध्य है। तो यही आपका लिस्ट बनाइए। तो 45 में मैं बताया भी था, धारा 45 बताते समय भारतीय विधि और विदेशी विधि। तो फिर एक बार बैक भी होते रहिए। किस विषय पर विशेषज्ञ की राय ली जाएगी? विदेशी विधि कि भारतीय विधि कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं, तो केवल विदेशी विधि पर। फिर हम बताए थे इंडियन लॉ का क्या होगा, तो 57 बना है। भारत में जितने कानून प्रचलित हैं उनको न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है? बात। अब ये ना बताइए कि हजूर 24 में बेईमानी आईपीसी में परिभाषित है, 22 में चल संपत्ति है, 25 में कपट पूर्वक है, 299 में आपराधिक मानव वध है, 378 में चोरी है। ये तो न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है? आप अपना तथ्य रखिए और ये बताइए कि जो चोरी के एसेंशियल 5 एलिमेंट हैं, हमारा जो अभियुक्त ने कार्य किया है उसमें हमारी बातें क्या हो रही हैं? सेट हो रही हैं।
अतः इस व्यक्ति को चोरी के लिए क्या दी जाए? सजा। अब धारा और नहीं, धारा और न बताइए, धारा और कानून, क्योंकि भारत में समस्त कानूनों को न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है बात। अब यूपी में देखिए क्या बना। यूपी में ये बना आपका कि किन की न्यायिक अपेक्षा की जाएगी। तो भारत में कौन कौन कानून लागू है, थोड़ा दिमाग लगाइए। एक तो सामान्य कानून होते हैं, जनरल। तो बताइए सामान्य कानून आपराधिक मामलों में कौन सामान्य कानून है? जनरल। एक तो आईपीसी, आपका क्रिमिनल मामलों में प्रोसीजर के मामले में सीआरपीसी, सीपीसी हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, ये सामान्य कानून है। दूसरा आपका होता है विशेष विधि। विशेष विधि का मतलब ये हुआ कि जो किसी स्पेशल मैटर पर कानून बने हैं, जैसे एससी एसटी एक्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जेजे एक्ट हो गया, पास्को एक्ट हो गया, इन्वायरमेंट का एक्ट हो गया, तमाम बहुत ज़्यादा है, उतना पढ़ना संभव नहीं। इसके बाद आपका स्थानीय विधि। स्थानीय विधि का मतलब आपका होता है कि ऐसा कानून जो पूरे भारत में लागू न हो, बल्कि भारत के किसी विशेष क्षेत्र में लागू हो, यानी कि किसी स्पेशल एरिया, स्पेशल भी याद रखिएगा, कहाँ लागू हो? भारत में किसी विशेष क्षेत्र में। तो तुरंत अब एक सेक्शन भी याद करिए, आईपीसी की धारा में विशेष विधि 41, स्थानीय विधि। इसके बाद आप आता है व्यक्तिगत विधियां। व्यक्तिगत विधि में आपका मुस्लिम विधि हो गया और हिंदू विधि हो गया। तो बताइए क्या ये दोनों भारत में लागू हैं कि नहीं? तो भारत में प्रवृत्त विधि हैं कि नहीं है? तो न्यायालय इनको भी मानने के लिए बाध्य है कि नहीं है? बाध्य है। इसके बाद प्रथाओं और रूढ़ियां, यानी कि कस्टम और यूजेज। तो जो प्रथा और रूढ़ि भारत में लागू है, उसको भी न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है? बाध्य है। अब यही आपका यूपी जे का क्वेश्चन है कि किसकी न्यायिक अपेक्षा की जाएगी। तो जो आपका स्थानीय विधि, विशेष विधि, व्यक्तिगत विधि, भारत में प्रचलित प्रथाएं और रूढ़ियां, उपर्युक्त सभी। तो आप क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी। अब मॉडल देखिए, किसकी न्यायिक अपेक्षा नहीं की जाएगी? भारत में प्रचलित समस्त विधियां, विदेशों में प्रचलित समस्त विधियां, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसको साबित करना पड़ेगा? भारत में प्रचलित विधि की विदेशी। तो क्या विदेशी विधि के बारे में उपधारणा की न्यायिक अपेक्षा की जाएगी कि नहीं? नहीं। और उसको क्या करना पड़ेगा? तो फिर एक बार रिवीजन करिए, विदेशी विधि को साबित करने के कितने तरीके हमने बताए थे? दो। एक धारा 38 के तहत वहाँ की किताब, और दूसरा सेक्शन 45 के तहत किसकी राय। तो कितने तरीके हैं विदेशी विधि को साबित करने के? दो। भारतीय विधि को साबित करने के पूछ ले कितने तरीके हैं, तो इनमें से क्यों? क्योंकि 57 के तहत इसकी क्या ली जाएगी? जुडिशियल नोटिस। ये सब कानून भाई लिए जाएंगे, इसी में भरमा देता है, सतर्क रहना है। इसके बाद के दिन अवकाश रहा। युद्ध किससे कब प्रारंभ हुआ, कब युद्ध समाप्त हुआ? आपका भारत सरकार ने किन किन राज्यों को मान्यता दी है? तमाम ऐसी बातें हैं जिनकी न्यायिक अपेक्षा क्या होगी? की जाएगी। अब लिस्ट याद रखिए, अंत में लेकिन लगा दिया जाए। लेकिन लग गया तो हल्का सा आपका समस्या आ गई। यदि न्यायालय चाहें तो जो पक्षकार ये कह रहा है कि न्यायालय इन बातों की जुडिशियल नोटिस ले, तो न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेने के लिए अपने को समर्थ बनाने हेतु उस पक्षकार से सबूत की मांग कर सकता है। एक उदाहरण कम से कम देखिए, यानी कि लेकिन भी एक लगा है, थोड़ा सतर्क रहना है। ठीक है, नियम आपका समाप्त हो गया है, लेकिन परंतु भी लगा है लेकिन।
अगर कोई पक्षकार ये कहता है कि न्यायालय इस बात की जुडिशियल नोटिस ले, यानी कि स्वयं इस कानून को या बात को क्या करे, स्वीकार, तो न्यायालय यदि चाहें तो ऐसे व्यक्ति से प्रूफ की मांग कर सकता है कि कुछ प्रूफ ला दीजिए ताकि हम जुडिशियल नोटिस क्या करें, ले लें। सबसे अच्छा उदाहरण आपका प्रथा इत्यादि पर मिलता है। कोई प्रथा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और न्यायालय से मांग की गई कि हजूर ये प्रथा प्रचलित है, ये भारत में प्रचलित है, आप इसको स्वीकार करिए, जुडिशियल नोटिस लीजिए। तो न्यायालय अगर चाहें तो उस पक्षकार से कह सकता है कि ये जो प्रथा है, ये थोड़ा इसके बारे में हमें साक्ष्य दे दीजिए ताकि मैं समर्थ हो सकूं कि इसकी क्या ले लूं, जुडिशियल नोटिस। तो क्या सबूत की मांग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये लेकिन में लगा है। लेकिन सामान्य नियम ये है कि 13 तथ्यों की क्या की जाएगी, जुडिशियल नोटिस। लेकिन भी लगा है, यानी कि लेकिन जब लग जाता है तो सब विफल भी हो जाता है, ये भी याद रखिए। आपका अगला देखिए 58 देखिए, सेक्शन 58 में आपका जुडिशियल एडमिशन है, न्यायिक स्वीकृतियां हैं। यहाँ से भी एक लाइन आपका क्वेश्चन बनता है। फिर एक बार देखिए, आपका जू देखिए स्वीकृतियां दो प्रकार की बताई गई थी, एक न्यायालय से बाहर और एक न्यायालय के अंदर। कौन सी स्वीकृति सबूत का अभित्यजन करेगी, वैभियर करेगी, न्यायिक स्वीकृति की गैर न्यायिक, न्यायिक किस स्वीकृति को साबित करना आवश्यक है, न्यायिक की गैर न्यायिक की, दोनों। हाँ, एक्स्ट्रा जुडिशियल या गैर न्यायिक। एक ही उदाहरण में दोनों समाहित कर दिया जाए आपका। देखिए आपका कई बार मैं बताया हूँ, बस एक लाइन इसको निपटाना है तब आगे बढ़ना है आपका। इसको एक उदाहरण में जैसे ए है, न्यायालय से बाहर इस फैक्ट को एक्सेप्ट करता है कि मैं बी से 5,000 रुपया उधार लिया हूँ। यानी कि अगर ए न्यायालय से बाहर इस बात को स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि मैं बी से 5,000 रुपया उधार लिया हूँ, तो ये कैसी स्वीकृति हुई, कैसा एडमिशन हुआ, न्यायालय से बाहर किया गया है, तो न्यायिक वाह्य कहा जाता है। न्यायिक वाह्य का मतलब अनौपचारिक, अनौपचारिक का मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब गैर न्यायिक, गैर न्यायिक मतलब जो स्वीकृति कहाँ की गई है, न्यायालय से बाहर। तो क्या अब इस बात को कोर्ट में साबित किया जाना आवश्यक है कि नहीं है कि ए ने न्यायालय से बाहर ये एक्सेप्ट किया था कि वह बी से 5,000 रुपया उधार लिया है, प्रूफ किया जाना आवश्यक है। अब फिर पूछा जाएगा क्यों आवश्यक है, क्योंकि 58 केवल जुडिशियल एडमिशन की बात करती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन की बात नहीं करती। यानी कि गैर न्यायिक स्वीकृति है, इसलिए इसे साबित किया जाना क्या है, आवश्यक। दूसरा, ए न्यायालय में या ए का अधिवक्ता या ए अपने वाद पत्र या प्रतिवाद पत्र में या प्रश्नों के उत्तर में या ए का जो अधिवक्ता है वो या तो डायरेक्ट ये कोर्ट में जाकर ये एक्सेप्ट कर ले कि हजूर मैं बी का 5,000 रुपया उधार लिया हूँ। तो आप लोग बताइए कब क्या अब ये कौन सा एडमिशन माना जाएगा, न्यायिक की गैर न्यायिक, यानी कि औपचारिक की अनौपचारिक, औपचारिक औपचारिक भी कहते हैं, या जुडिशियल। और 58 बताता है कि जिन तथ्यों की क्या की गई है न्यायिक स्वीकृतियां, उन्हें साबित करने की आवश्यकता। तो बताइए कौन स्वीकृतियां सबूत का अभित्यजन करती हैं। अब सबूत नहीं मांगा जाएगा कोर्ट द्वारा, न्यायिक।
और कौन अभित्यजन नहीं करती, गैर न्यायिक। इस प्रकार ये भी चैप्टर निपट गया। अगला चैप्टर 4 आ जाइए। 4 से भी एक क्वेश्चन बनता है। आपका चैप्टर नंबर 4 से एक क्वेश्चन बनता है आपका ओरल एविडेंस के विषय में, मौखिक साक्ष्य के विषय में। एक क्वेश्चन आपका प्री में और मेंस में भी ज़्यादातर बनता है। सतर्क रहना है, यहाँ से भी गलती होने का चांस है। देखिए आपका भाई, ये फिर एक बार देखा जाए इसको। यानी कि अध्याय 4 आपका मौखिक साक्ष्य के विषय में बताता है, ओरल एविडेंस के विषय में बताता है। तो आपका पहले तो दो ही धारा है, 59 और कौन सा 60। तो 59 का जो बेयर एक्ट है, यहाँ से भी पिछली बार क्वेश्चन बना था जे में। जब 59 पढ़िएगा तो तुरंत 61 भी हम पढ़ाएंगे और एकदम हूबहू याद रखिएगा। लेकिन पहले सेक्शन न आपका शुरू करके पहले इस चैप्टर की भूमिका देखिए। भूमिका में ही दम रहता है भाई। पहले तो ये देखा जाए कि जो ओरल एविडेंस होता है या जो मौखिक साक्ष्य होता है, तो कब किसी साक्ष्य को हम ओरल एविडेंस कहेंगे, मौखिक साक्ष्य कहेंगे, ये थोड़ा सतर्क रहना है। जब भी ये क्वेश्चन आपका आए कि ओरल एविडेंस क्या होता है या मौखिक साक्ष्य क्या होता है, तो पहले ओरल एविडेंस समझिए। इस पर कम से कम एक केस याद रखिएगा, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का। कम से कम एक सेक्शन और याद करना पड़ेगा आपका 119। तो कहाँ कहाँ से आप कोरिलेशन करेंगे ओरल एविडेंस के बारे में, तो एक सेक्शन 3 पढ़िएगा। मैं उसको पहले बता दूं क्या क्या पढ़ना है। अभी सेक्शन नहीं शुरू हुआ 59, पहले इसकी भूमिका देखिए, उसके बाद सेक्शन आपका तो तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन भूमिका ही मेन है और यहीं से आपका क्वेश्चन गलत होते हैं। देखिए आपका धारा 60 में भी दो सिद्धांत समाहित हैं, आपका प्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्धांत और हियर से एविडेंस का। तो बताया जाएगा दोनों में अंतर क्या है। लेकिन पहले ये जानिए कि ओरल एविडेंस क्या है, मौखिक साक्ष्य किसे कहा जाएगा। अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य किसे कहा जाएगा, तो आपका एक लाइन जवाब रहेगा कि जब कोई साक्षी अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा न्यायालय में साक्ष्य देता है तो उसे मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। फिर एक बार समझिए, जब कोई गवाह न्यायालय में अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा साक्ष्य देता है तो उसे ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। मौखिक साक्ष्य की परिभाषा, साक्ष्य का इंटरप्रिटेशन एविडेंस के सेक्शन 3 में दिया गया है। उसमें कब कौन सा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहा जाएगा ये बताया गया है। तो मौखिक साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि जब कोई साक्षी आपका न्यायालय में बयान देता है या न्यायालय अपेक्षा करता है कि यह किसी तथ्य के बारे में कुछ मुख से बोले गए शब्दों द्वारा बयान देगा, कुछ कहेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य, अब यहीं से आपका नियम टर्न होगा। यदि कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, चाहे बीमारी के कारण, यानी कि गूंगा हो, या आपका दुर्घटना हो गई हो, जैसे फिल्मों में ज़्यादा होता है कि कोई दुर्घटना हुई, व्यक्ति की आवाज़ चली गई और फिर आपका दुर्घटना हुई तो व्यक्ति की आवाज़ क्या हो गई, वापस आ गई। तो अगर माँ या कोई बाबा हैं
कोई दरवेश है, कोई खलीफा है और प्रण किया है कि मैं 3 साल तक नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसके प्रण को भी मान्यता दी जाएगी। और आपका ये, अब आइए फिर एक बार बैक होइए, ये तो उदाहरण बीच में आ गए। अगर कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो, बोल नहीं सकता, तो कैसे बोलने में असमर्थ हो सकता है? या तो अपने धर्म के अनुसार प्रतिज्ञा किया हो, या जन्मतः बोलने में असमर्थ हो, या बीमारी के कारण हो, या चोट के कारण हो, चोट भी लगने के कारण हो सकता है। तो क्या ऐसा व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है कि नहीं न्यायालय में, या दे सकता है? और इसके लिए सेक्शन अगला पकड़िए, 119। पिछली बार आपका यूपीजे में 2 क्वेश्चन इस पर बना था। पिछली बार आपका 2 क्वेश्चन 119 पर बना था। पहला क्वेश्चन बना था डम्ब विटनेस, या मूक साक्षी, या जो साक्षी बोलने में असमर्थ है, उसके बारे में किस सेक्शन में प्रावधान है? 119। दूसरा मॉडल जो बना था कि एक साक्षी बोलने में असमर्थ है, अपनी बातों को वह कोर्ट में लिख कर देता है, तो ऐसा जो वह लिख कर दिया है कैसा साक्ष्य माना जाएगा? मौखिक साक्ष्य माना जाएगा कि दस्तावेजी, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो कैसा साक्ष्य माना जाएगा? मौखिक। ये दोनों क्वेश्चन पिछली बार यूपीजे में आए। तो फिर एक बार बैक होइए भाई, क्वेश्चन बीच में बताते रह जाए कैसा बना है मॉडल। अगर कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है, तो वह अपना साक्ष्य दे सकता है। वह सक्षम साक्षी होगा तो कैसे दे सकता है? अन्य प्रकार से दे सकता है, जिसे वह अपनी बातों को बोधगम्य बना सके, यानी कि जिसके द्वारा वह अपनी बातों को न्यायालय को समझा सके। तो कैसे कैसे समझा सकता है? एक तो संकेत या इशारों द्वारा, इंडिकेशन देकर, यानी कि हाथ ऐसे ऐसे करके आपका। दूसरा आपका चिन्हों द्वारा, अब आगे आए, चिन्ह द्वारा समझा सकता है कि नहीं? या आपका इस लिख कर समझा सकता है कि नहीं? लेकिन लिख कर समझाएगा, या तो ऐसी बातें जो होंगी, यानी कि आपका कह सकते हैं कि इशारा करे, चिन्ह बनाए, या लिख कर दे, तो ये बंद न्यायालय में नहीं, ये खुले न्यायालय में करना पड़ेगा, यानी कि आपका ओपन कोर्ट में करना पड़ेगा। इन सबों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और एक विशेष प्रबोधक रखा जाएगा। विशेष प्रबोधक का मतलब जो इनके इशारों को ट्रांसलेट कर सके, चिन्हों को ट्रांसलेट कर सके, रखा जाएगा। जो ये क्या इशारा कर रहा है, जैसे कि आपका जो लोग आपका सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए भी आपका समाचार आता है। एक औरत आती है, अपना हाथ का इशारा करती है, तो उनकी अलग पढ़ाई है, और उस हाथ के इशारे से वह अपनी बातों को क्या करती है, बताती है। तो उनके लिए अलग शिक्षा है भाई, ये नहीं कि नहीं है। जो लोग आपका सुन नहीं सकते कि क्या बोला जा रहा है, तो बताइए संकेत या इशारों द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं? चिन्ह बनाकर और आपका लिख कर बोलने में असमर्थ है तो। लेकिन ऐसा सब बंद न्यायालय में किया जाएगा कि खुले न्यायालय में, यानी कि क्लोज कोर्ट में किया जाएगा कि ओपन कोर्ट में? ओपन कोर्ट। तो दो चार और आपका महान व्यक्ति होते हैं। एक बार बताया गया कि खुला न्यायालय, तो भाई ये हुआ कि खुला न्यायालय मतलब गेट ही मेन बंद कर दीजिए, ये नहीं है। खुला न्यायालय का मतलब ये हुआ कि जितने लोग न्यायालय में आ सकते हैं आए, और सबके सामने कार्यवाही होगी, किसी के पीठ पीछे कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन भी लगाना है, न्यायालय विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए
बंद कमरे में कार्यवाही कर सकता है। ज़्यादा अब मान लीजिए सलमान खान ने कोई अपराध किया, कोर्ट में हाजिर हुए और पूरा जिला ही देखने आ जाए, तो क्या कचहरी में जगह है कि आ जाए? तो न्यायालय बाहरी लोगों को क्या करेगा, बाहर, और अधिवक्ता और कुछ दो चार और लोग रहेंगे और कार्यवाही शुरू, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आपका दूसरा इसमें नियम है कि जो ओपन कोर्ट है, फिर 3 धारा याद रखनी है, क्योंकि आपको समय आ गया है कि रिवीजन ज़्यादा कराया जाए, माने आपका स्मृति ताज़ा ज़्यादा हो। अब फिर एक बार याद रखिए, तो ओपन कोर्ट पर भी एक क्वेश्चन बनता है। अगर यही आपका सीपीसी में बने तो 153 ख 153 बी मारिएगा। यही आपका आपराधिक मामलों में बन जाए, किसी क्रिमिनल न्यायालय, खुला न्यायालय होंगे, ये 327 सीआरपीसी मारिएगा 327। और यहीं उच्चतम न्यायालय खुला होगा तो संविधान का अनुच्छेद 145 का क्लास 4 मारिएगा। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, ओपन, यानी कि जितने लोग आ सकते हैं आए और सबके सामने क्या होगा, कार्रवाई, किसी के पीठ पीछे नहीं। यानी कि आरडी अल्टम पर्टम के सिद्धांत का क्या किया जाएगा, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो। अब देखिए कि हुआ क्या, एक और लास्ट में उदाहरण, तब आपका भी केस बचा है इस पर। आपका लास्ट में उदाहरण कि शिक्षा मित्रों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और जैसे ही बीएड वालों का वकील मने पक्ष रखता था, अब शिक्षा मित्रों को लगता था कि हम हार जाएंगे, और जैसे कि वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज, वंस ए आपका प्लीज, यानी कि गिरवी, एक बार गिरवी सदैव गिरवी, उसी प्रकार एक बार शिक्षा मित्र सदैव शिक्षा मित्र हम बने रहेंगे, तो लगते थे रोने। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बैठकर क्या करते थे, रोने। तो भाई आपका न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, न्यायालय को रोने गाने पर प्रभावित होना चाहिए कि नहीं, नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही ही रोक दी और वकीलों से शिक्षा मित्रों के कहा कि जब तक कि ये लोग बाहर नहीं जाएंगे, या तो ये शांति से बैठ कर देखें, रोने गाने से और आंख में बुलबुला लाने से हम फैसला नहीं दे देंगे, इसका प्रभाव पड़ेगा फैसले पर। यानी कि अतः न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, अतः इन लोगों को कहाँ रखा जाए, बाहर। तो एक आपका कार्यवाही रोक दी गई, और जब वो बाहर चले गए तभी आपका दूसरी डेट पर कार्रवाई हुई और बेचारे हार ही गए। यानी कि हार ही गए, और हुआ कि कुछ आप राहत दे सकते हैं, तो सरकार ने राहत दिया तो इतना कठिन क्वेश्चन बना दिया कि शिक्षा मित्र पास ही नहीं हो पाए। वहीं 8-10% पास हुए, वहीं कितना परसेंट, 7% पास हुए, तो 100 शिक्षा मित्रों में से 7 शिक्षक बने, और शिक्षा मित्र आज भी क्या हैं, शिक्षा मित्र ही रह गए। तो ये बताया गया कि अब आगे बढ़िए। अब एक केस इस पर आपको समझना है, फिर केस आइए बैक होइए। केस आपका जो समझना है, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का। ये केस शुद्ध रूप से पूछा भी गया था, किससे रिलेटेड है, मृत्युकालिक कथन से। क्या कहा गया कि जो डाइन डिक्लेरेशन है 32 में, संकेत या इशारों द्वारा किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है, और जो संकेत या इशारा किया जाएगा उसे मौखिक साक्ष्य माना जाएगा कि दस्तावेजी, तो उसे कैसा साक्ष्य माना जाएगा, मौखिक। फिर एक बार याद रखिए, यह केस सेक्शन 8 से भी जुड़ा है, पश्चातवर्ती आचरण। लेकिन अल्पमत में जस्टिस महमूद ने निर्णय दिया था, उन्होंने धारा 8 में पीड़िता का पश्चातवर्ती आचरण ये बताया था। ले यह केस 119 से भी जुड़ा है,
अब कैसे 119 से जुड़ा है वो देखिए। आपका हमने बताया कि अगर कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है तो वह संकेत, इशारा या चिन्ह बनाकर या अन्य किसी प्रकार से अपना बयान दे सकता है, यही तो बताया। तो आइए इस केस में देखा जाए क्या होता है। एक दुलारी नामक वेश्या थी, उसका गला काटा गया था, गला सांस नली कट गई थी। मजिस्ट्रेट साहब आ गए थे बयान लेने। अब नाम कुछ बोले। जब अब्दुल्ला का नाम आया तो उस स्त्री ने, बोल तो सकती नहीं थी, तो हाथ से हल्का सा क्या की इशारा और सिर हल्का सा हिलाई। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट ने ये बातें लिख ली और अब्दुल्ला को निचले न्यायालय ने मर्डर के लिए आपका सजा दे दी। तो तत्पश्चात का आपका मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहुंचा और तर्क अब्दुल्ला की ओर से दिया गया कि जो ये इशारा की है इसे ओरल या मौखिक साक्ष्य न मानकर इसे धारा 8 में पीड़िता का पश्चातवर्ती आचरण माना जाए, लेकिन बहुमत ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश पैथरम थे, यानी कि 4 जजों की पीठ बैठी थी। 3-1 से निर्णय आया। मुख्य न्यायाधीश पैथरम थे और पैथरम ने ये बता दिया कि जो वह पीड़िता इशारा की थी उसे मौखिक साक्ष्य माना जाएगा और इशारों द्वारा भी मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है कि नहीं, और कैसा साक्ष्य माना जाएगा, मौखिक। तो इस प्रकार आपका मौखिक साक्ष्य होता क्या है अभी ये बताया गया। अभी शुरू होने से पहले दूसरा एंगल आइए। मौक ओरल एविडेंस कितने प्रकार का होता है, यानी कि आपका काइंड्स ऑफ ओरल एविडेंस, तो आप 2 मारिएगा, एक आपका डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। यानी कि एक प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य, एक अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य। अप्रत्यक्ष को और भाषा में हम कहते हैं आपका हियर से एविडेंस या श्रुत साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य। फिर एक बार याद रखिए, अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य या हियर से एविडेंस या श्रुत साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, यानी कि को इसको आपका हियर से एविडेंस कहते हैं। तो अब ये पूछा जाता है कि मौखिक साक्ष्य में कौन बेस्ट एविडेंस होता है, प्रत्यक्ष होता है कि अनुश्रुत होता है कि दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो अगर बेस्ट एविडेंस पूछे तो कौन होगा, प्रत्यक्ष। अब कब कोई साक्ष्य मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा, इसका उल्लेख हम आएंगे धारा 60 में। लेकिन धारा 60 पढ़ने से पहले एक उदाहरण कम से कम, ताकि दोनों दिमाग में बैठा रहे। उदाहरण पहले एक सामाजिक देखा जाए और तब 3-4 कानूनी, अप्रत्यक्ष या अनुश्रुत या आपका श्रुत साक्ष्य का। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बना लीजिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी घटना का बोध अपने इंद्रियों द्वारा किया है स्वयं, और वह आकर कोर्ट में बयान दे, तो उसके बयान को डायरेक्ट एविडेंस या प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य कहा जाएगा। और अगर वह घटना अपने इंद्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं किया बल्कि दूसरों से सुना, तो दूसरों से सुनकर आकर और अगर बयान दे रहा है तो ऐसी दशा में कह सकते हैं वह प्रत्यक्ष साक्ष्य न होकर कैसा साक्ष्य माना जाएगा, अप्रत्यक्ष या हियर से या आपका श्रुत या अनुश्रुत। चारों एक ही हैं, ये नहीं कि इधर उधर कर दीजिएगा। अब एक पहले एक दो सामाजिक उदाहरण देखा जाए।
सामाजिक उदाहरण में भाई पनीर का ही उदाहरण लिया जाए, क्योंकि आपका पनीर खिला के और अभियुक्त गायब हो गया। अभी आपका जांच चल रही है कि 5 किलो पनीर बना था कि 50 किलो। तो देखिए इसी पर उदाहरण भाई, मिठाई तो कम से कम सभी लोग खाए, अब पनीर तो सुनी सुनाई बात है। अब जो लोग उनके रूम पर गए और पनीर देखे बनाते हुए कि और थोड़ा हाथ में लेकर क्या किए एक अनुमान लगाए, अगर वह लोग बयान दे आकर हमारे यहाँ कि सर 5 किलो ही पनीर थी, तो उनके द्वारा दिया गया बयान डायरेक्ट एविडेंस होगा, क्योंकि वह अपनी आंखों से पनीर क्या किए थे, देखे थे, और हाथ में उठाकर एक लगभग क्या निकाले थे, अनुमान। अब कोचिंग में दो चार लोग कहे कि 50 किलो पनीर बनी थी, तो एक मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब भी वो बातें बताता है उसमें मिर्च मसाला झोंक देता है, जैसे पनीर में झोंक दिया गया था कि मिर्च मसाला थोड़ा तेज कर दिया गया था। और नियम भी यही है कि अगर संख्या ज़्यादा हो तो मिर्चा तो डाल दीजिए, मसाला तेज कर दीजिए, एक आपका एक घूंट पानी पीकर तभी लोग खाना खाएंगे। 4 रोटी खाना रहेगा तो दो ही खाकर क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो उसका उपाय है कि आप भी पानी क्या करिए, सब्जी में मिला दीजिए। भाई सब्जी मिला दीजिए पानी, और पानी मिलाकर क्या करिए, खाइए। तीखापन या नींबू गाड़ दीजिए, निचोड़ दीजिए नींबू भाई। तो कुछ लोग कहे कि 50 किलो पनीर बना था तो अब 50 किलो पनीर वाले अनुश्रुत हो गए, और जो पनीर देखे थे वो क्या हो गए, डायरेक्ट। एक और उदाहरण देखिए, आपका एक और उदाहरण बताया जाता है तब कानून पर आ जाए सीधे। मान लीजिए एक आदमी प्रयाग रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है, तब तक एक एक हाथ का सांप निकला रहता है और उसी के सामने वह सांप मारा जाता है। तो जिस व्यक्ति ने सांप को मारते हुए अपनी आंखों से देखा उसे आई विटनेस भी कहा जाएगा, और यह आकर बयान दे कि हमने घटना अपनी आंखों से देखी और सांप एक हाथ का था, तब तो भाई सही है। ट्रेन में चढ़ा, पहले दो चौड़ा हुआ, यानी कि एक आदमी मिला, बहुत बड़ा सांप निकला था 2 हाथ का था। फिर तीन चौड़ा होने लगा, 3 हाथ का। फिर पूरे बोगी में चर्चा हो गई कि बहुत बड़ा सांप था। लखनऊ जाते जाते सांप इतना बड़ा हो गया कि क्रेन बुलाना पड़ा, यानी कि बाबा का जब बुलडोजर आया तब सांप को उठाया गया। 10 लोग मिलकर अजगर को उठा नहीं पा रहे थे। यानी कि लोगों की ये आदत होती है कि घटना को क्या करें, बढ़ा चढ़ा कर बताएं। अतः ऐसी कंडीशन में जो स्वयं अपनी आंखों से देखा था, वह अगर वह गवाही दे मौखिक रूप से, तो प्रत्यक्ष साक्ष्य, या इसी को हम एक भाषा में आई विटनेस या आंखों देखा गवाह कहते हैं। और जो ये जिनको बताया था अगर वो आकर बताएं, जैसे 50 किलो पनीर किसी ने बता दिया होगा, देखा नहीं होगा पनीर, तो उनके द्वारा दिए गए बयान को ही हियर से एविडेंस कहते हैं, अनुश्रुत साक्ष्य। ये दो याद रखिए, फिर आपका बैक होइए। अब मौखिक साक्ष्य का प्रकार पूछा जाए तो कितना प्रकार मारेंगे, दो, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अब आगे बढ़ा जाए इसके भाई। इसके बाद आइए आपका सेक्शन वाइज शुरू किया जाए, ये दोनों सिद्धांत आपका 60 में हम अप्लाई करेंगे। सेक्शन आइए पहले आपका 59, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। तो देखिए बेरेट क्या कहता है, दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जब भी आप, मैं बता दूं, आप 59 पढ़िए तो आप 59 के साथ 61 पढ़िएगा। और देखिए कैसे पिछली बार ही क्वेश्चन आपका अच्छा बना था, एकदम हूबहू आ गया था आपका। फिर एक बार देखिए 59 का शब्द तोड़िए, दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक
रिकॉर्ड का जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब अंतर वस्तु है, अंतर वस्तु का मतलब ये हुआ कि जो बातें दस्तावेज के या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर लिखी गई हैं। भाई अंतर वस्तु ना है तो लिख लीजिएगा जो बातें उसके अंदर क्या की गई हैं, लिखी गई हैं, कंटेंट्स। तो जो बातें, यानी कि अगर दस्तावेज के में अंदर कुछ लिखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में लिखा गया है, तो क्या इन बातों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बेरक पढ़कर बताइए एक बार, सही सही बताइएगा क्या लिखा है। दस्तावेज में जो बातें लिखी गई हैं या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, क्या इन्हें मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा? तो डायरेक्ट वहीं पढ़ना है। सिवाय, सिवाय मतलब इनको क्या करिए, छोड़कर। जैसे ना है सिवाय तो फिर एक बार उदाहरण देखिए नए लोग भाई, वहीं डंडा बजाने वाला उदाहरण आपका दिया जाता है, तमाम उदाहरण है। 5 विद्वान थे, बहुत ला के माने प्रसिद्ध विद्वान थे, किताबी कीड़ा थे, यानी कि बातों को क्या किए थे, रट डाले थे। गए अपना माने घूमने कहीं। अब जो भी व्यक्ति गिनता था अपने को छोड़कर गिनता था, अपने के सिवाय गिनता था, अपने को हटाकर गिनता था। और बड़ी समस्या पैदा हो गई कि घर से निकले थे 5 और गिनती में कितना आ रहे थे, 4। अब समस्या आई, तब तक एक आपका मिल गया फक्कड़ आदमी, फक्कड़ माने घुमक्कड़ मिल गया और उस घुमक्कड़ से लोगों ने पूछा कि हम लोग निकले थे 5 व्यक्ति और दिखाई हम लोग जब गिनती कर रहे हैं तो 4 ही आ रहा है। तो घुमक्कड़ ने कहा कि तुम लोग 5 हो, तो विश्वास न हो तो ये डंडा दो, और जिसके शरीर पर डंडा बजेगा वह गिनती को आगे बढ़ाएगा। तो पहले के शरीर पर मारा गया एक डंडा घुमक्कड़ द्वारा 1 बोला, और जब 5वें के शरीर पर पड़ा डंडा बोला 5, तब विद्वानों को विश्वास हो गया कि आपका हम लोग कितने हैं, 5। तो सिवाय, और देखिए 2 शब्द हैं, रहित और सहित। रहित का मतलब कि वह जोड़कर, ऐड करते हुए नहीं, रहित का मतलब बाहर करते हुए, रहित का मतलब उसको छोड़कर, और सहित का मतलब उसे क्या हुआ, जोड़कर। जैसे जुर्माना रहित या सहित, तो जुर्माना रहित या सहित का मतलब चाहे जुर्माना हो या न हो। प्रतिभू रहित या सहित, गारंटर लिया भी जा सकता है, और लेकिन अगर सहित रहेगा तो लेना क्या है, बाध्यकारी। जैसे एविडेंस आपका सीआरपीसी की धारा 1 में ही गारंटर बाध्यकारी है, आपका 110। सीआरपीसी की कौन सी धारा, 110, वहाँ प्रतिभू सहित लिखा है। तो फिर एक बार बैक होइए इस पर भाई, यही क्वेश्चन पिछली बार गलत करके लोग आ गए, इसीलिए इतना बताया जा रहा है कि गलती न हो। फिर हम बता रहे हैं आपका किसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन आपका आपका दे देगा दस्तावेजों की अंतर वस्तु को, दूसरा दे देगा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तु को, तीसरा दोनों, और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसको ओरल एविडेंस द्वारा प्रूफ नहीं किया जा सकता, दोनों। यानी कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। ये पहला नियम याद रखिए। तो तुरंत सेक्शन पकड़ना, अभी मौखिक हम आएंगे, तुरंत सेक्शन आपका 61 जान लेना है कि आखिर जो बातें आपका दस्तावेज में लिखी गई हैं या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में लिखी गई हैं, उनको न्यायालय में कैसे साबित किया जाएगा। मौखिक साक्ष्य तो दिया नहीं जाएगा 59 के अनुसार, तो इसके लिए तरीका बताया गया है कहाँ, 61 में, कि दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं को
या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा यानी कि प्राइमरी एविडेंस द्वारा, मूल दस्तावेज द्वारा, या सेकेंडरी एविडेंस द्वारा यानी कि द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, या फोटो स्टेट कॉपी पेश करके साबित किया जा सकेगा। तो फिर एक बार आपका याद रखिए, दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा? प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कराएंगे? दोनों। कौन सी धारा मार कराएंगे? 61। तो फिर एक बार देखिए आपका, यानी कि जो बातें दस्तावेज के अंदर लिखी गई हैं या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंदर लिखी गई हैं, उनके बाहर जितनी भी बातें जा रही हैं, इसके सिवाय मतलब कहाँ? इसके बाहर, उन बातों को, उन तथ्यों को कैसे साबित किया जा सकेगा? ओरल एविडेंस द्वारा, यानी कि मुख से बोले गए शब्दों द्वारा। तो किनको मुख से बोले गए शब्दों द्वारा साबित किया जा सकेगा? तो दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तुओं के सिवाय अन्य तथ्यों को। ये बात किस सेक्शन में लिखी गई है? 59। भाई निश्चित तौर पे आपका यहाँ भरमाऊ क्वेश्चन बनता है। न समझ में आए हो फिर एक बार भाई बताया जाएगा। 59 समाप्त हो गई। आपका न आया हो ये कंसेप्ट तो फिर कहीं एक बार बताया जाए, क्योंकि यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन उठा है। सेक्शन भी याद रखिएगा आपका। 59 जब भी पढ़िए एक सेक्शन जरूर जोड़कर पढ़िए। कौन सा? 61। फिर एक बार हम बता रहे हैं आपका, किन तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा? दे देगा दस्तावेज की अंतर्वस्तु नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु नहीं किया जाएगा, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु के सिवाय अन्य तथ्य, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? अन्य तथ्य, यानी कि तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही। इसके बाद फिर क्वेश्चन अगला 61 से, कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा? तो दो ही तरीका है, या तो कौन सा साक्ष्य? प्राथमिक, या कौन? अब इसमें पूछ ले कि बेस्ट एविडेंस कौन है, तो प्राथमिक है कि द्वितीयक है? प्राथमिक है। फिर आपका दस्तावेजी और मौखिक में उत्तराखंड पूछा गया था, बेस्ट एविडेंस कौन है? दस्तावेजी। फिर एक दो लाइन और जानिए, क्योंकि उत्तराखंड आपका लगातार ये क्वेश्चन बना रहे हैं भाई, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहता है उसमें जान नहीं होती, अतः इसे डेड एविडेंस, मृत साक्ष्य भी कहते हैं। और जो हम बोल रहे हैं मुख से इसमें शक्ति लग रही है, इसे लिविंग एविडेंस या जीवित साक्ष्य कहते हैं। तो बताइए जिंदा साक्ष्य कौन सा है? मौखिक की दस्तावेजी? और मृत? तो भाई जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ कितने का? कहानी सुने हैं ना? जिंदा हाथी कितने का? 1 लाख, और मरा हुआ, यानी कि मरे हुए हाथी की कीमत है कि जिंदा हाथी की? मरे हुए। तो बस उसी आधार पर जो मरा हुआ साक्ष्य है उसकी कीमत कानून में ज्यादा है, और जो जिंदा साक्ष्य है उसकी कीमत कानून में क्या है? कम। क्यों? क्योंकि मरा हुआ साक्ष्य यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य में वह शक्ति है, पावर है, कि वह जिंदा साक्ष्य यानी कि ओरल एविडेंस को कहाँ का रास्ता दिखा दे? बाहर का। आगे आपका एक दो चैप्टर बाद जब 91 से 100 पढ़ाया जाएगा तो फिर ये कहानी रटना पड़ेगा कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ। तो बेस्ट एविडेंस कौन हुआ? दस्तावेजी की मौखिक? क्यों दस्तावेजी? क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य को कहाँ करने की, बाहर करने की क्या होती है? क्षमता। तो रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब आपका आईपीसी चला जाए। और भाई आपका कल भाई धारा 60 पढ़ कर आइएगा, इसके बाद से 61 62 ये भी धाराएं
आपका हो जाएंगी। सेक्शन 60 में दो सिद्धांत हैं, पढ़ कर आइए, डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य और अप्रत्यक्ष यानी कि अनुश्रुत, दोनों इसी में बताए जाएंगे। और धारा 60 के अपवाद ज्यादा पूछा जाता है। कौन